हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर रीट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो उनका ये 2011 का पहला पेपर है रीट का, जिसमें हम आज आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उनका रिवीजन करवाएंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं और पूछा गया है खिलौनों की आयु कहा जाता है। नंबर ए पूर्व बाल्यावस्था को, नंबर बी उत्तर बाल्यावस्था को, नंबर सी शैशवावस्था को, नंबर डी इनमें से सभी। तो खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। ए नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? नंबर ए दल या समूह में रहने की अवस्था, नंबर बी अनुकरण करने की अवस्था, नंबर सी प्रश्न करने की अवस्था, नंबर डी खेलने की अवस्था। तो इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? मतलब पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है, ये हमें बताना है। तो पूर्व बाल्यावस्था में खेलने की अवस्था नहीं होती, तब बच्चा खेलने की अवस्था में नहीं होता है। तो नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? नंबर ए द्रव्यमान, नंबर बी द्रव्यमान और संख्या, नंबर सी संख्या, नंबर डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। इन सभी में वो परिवर्तन समझने लगता है उत्तर बाल्यावस्था में। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा तीसरे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विकास का अर्थ है। 4 विकल्प दिए हुए हैं और बताना है कि विकास का क्या अर्थ है। नंबर ए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, नंबर बी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, नंबर सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और नंबर डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की संख्या। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए थे, अब आपको सही विकल्प बताना है कि विकास का अर्थ क्या है। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये विकास का अर्थ होता है। तो चौथे में विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए नंबर विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, नंबर बी विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, नंबर सी विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, नंबर डी विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, सही है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, जी बिल्कुल, ये वाला जो है ये कथन सत्य नहीं है। विकास किसी को उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं बढ़ता है। तो यही कथन सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 5 का बी सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। विकल्प हैं नंबर ए सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना,
नंबर बी, पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। नंबर सी, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। नंबर डी, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसमें पूछा गया था निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो इसमें ये हो जाएगा पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये लैंगिक भेदभाव जो है इसके लिए ये जो विकल्प है ये उपयुक्त नहीं है। तो 6 में बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। क्वेश्चन कह रहा है सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः कैसा होता है। इसके लिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। नंबर ए, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। नंबर बी, कुल मिलाकर हानिकारक होता है। नंबर सी, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। नंबर डी, लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षण प्राप्त करना प्रायः किस तरीके का होता है, तो वो होता है लाभकारी हो या हानिकारक, या इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो 7 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू को उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो ये जो है 4 विकल्प दिए हैं। शास्त्रीय अनुबंधन, नंबर बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, नंबर सी प्रयत्न एवं भूल, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है एक बार और पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। उसने देखा बिजली चमकती है, ठीक, और कड़कने की आवाज़ आती है, ठीक है। राजू शोर सुनकर उछलता है, उछला, ठीक। बार बार ये घटना होती है, बार बार हो रही है। अब ये बताना है कि बार बार किस में होता है, रिपीटिशन किस में होता है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। तो 8 में विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। नंबर ए मित्रों के द्वारा उपहास, नंबर बी मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, नंबर सी मीन मेघ निकालना बंद करना, नंबर डी इनमें से सभी। तो इसमें हो जाएगा सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो मित्रों के द्वारा उपहास ये सकारात्मक दंड का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में प्रयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। नंबर ए यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, नंबर बी यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, नंबर सी यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, नंबर डी यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो इसका आंसर क्या होगा। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। क्या अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, तो वो हो जाएगा यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। नंबर ए
अभ्यस्तता, नंबर बी अधिगम, नंबर सी अस्थायी अधिगम, नंबर डी अभिप्रेरणा। अब उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अभ्यस्तता। अभ्यस्त हो जाता है बालक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? विकल्प है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, नंबर बी किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, नंबर सी किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, नंबर डी संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो यहाँ पे विकल्प हो जाएगा विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो किस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना गलत बात है, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार। अच्छा, तो सबसे पहले किसी बात या विचार के लिए राजी करना दबावपूर्वक, ये गलत बात है, तो यही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 12 में विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नंबर ए उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, नंबर बी यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, नंबर सी यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, और नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन कह रहा था उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वो कथन सही हो जाएगा कि ये जो तीनों विकल्प हैं ये तीनों विकल्प सही होंगे, तो इनमें से सभी ये सही हो जाएंगे, तो विकल्प नंबर डी सही होगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। जो 6 से 10 साल का बच्चा होता है वो किस चीज़ में रुचि लेना प्रारंभ करता है? नंबर ए धर्म में, नंबर बी मानव शरीर में, नंबर सी यौन संबंधों में, नंबर डी विद्यालय में। तो 14 नंबर का विकल्प हो जाएगा डी नंबर विद्यालय में। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? नंबर ए गुण सिद्धांत, नंबर बी प्रकार सिद्धांत, नंबर सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, नंबर डी व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये सही आंसर हो जाएगा। 15 का सी नंबर सही हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? नंबर ए प्रक्षेपण, नंबर बी विस्थापन, नंबर सी प्रतिक्रिया निर्माण, नंबर डी उदात्तीकरण। तो 16 में जो हो जाएगा विस्थापन। सवाल था कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। तो ये जो है विस्थापित हो रहा उनका व्यवहार। आंसर हो जाएगा 16 में बी विस्थापन। 17 नंबर है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। अब किसको संतुष्ट किया जा सके? विकल्प 4 दिए हैं। ए है दूसरों को, बी है प्रेरकों को, सी है उद्देश्यों को, डी है आवश्यकताओं को। तो 17 नंबर क्वेश्चन का विकल्प सही हो जाएगा डी नंबर, आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके
समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों से संतुलन करना है ताकि आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। तो 17 में डी नंबर सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका विकल्प नंबर ए है बाल अपराध, नंबर बी कमजोरों को डराने वाला, नंबर सी भगोड़ापन, नंबर डी स्वालीनता। तो इसमें जो है भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है स्वालीनता। 18 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, स्वालीनता। 19 नंबर क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। विकल्प दिए गए हैं 4 और पूछा गया है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना है कि किसमें। नंबर ए समावेशी शिक्षा द्वारा, नंबर बी मुख्य धारा में डालकर, नंबर सी समाकलन द्वारा, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशित शिक्षा द्वारा। निःशक्त बालक हैं उनको समावेशी शिक्षा में डाल करके उनकी शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो 19 में विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। अब इसमें बताना है कि मानसिक मंदता की विशेषता कौन सी नहीं है। 4 विकल्प हैं। विकल्प ए है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, नंबर बी धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, नंबर सी वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, नंबर डी अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो मानसिक मंदता की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है, तो वो हो जाएगा आंसर अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। ये जो है मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो 20 में विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प हैं। ए नंबर सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी नंबर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी नंबर रुचियों की भिन्नता, डी नंबर अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण अधिक महत्वपूर्ण है। तो 21 में विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। क्वेश्चन कह रहा है कि कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। 4 विकल्प हैं। नंबर ए ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, नंबर बी ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग से आते हैं, नंबर सी ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, और नंबर डी ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आयु की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, ये कमजोर वर्ग के बालक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा। विकल्प नंबर ए 30, विकल्प नंबर बी 40, विकल्प नंबर सी 45, विकल्प नंबर डी 50। तो इसका आंसर हो जाएगा 40। अगर कक्षा 1 से 5 तक प्रवेश लिए गए बच्चों की संख्या 200 हो गई है तो एक टीचर जो है 40 बच्चों को पढ़ाएगा।
ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 40, 1:40 का अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प नंबर ए है, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। नंबर बी, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। नंबर सी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। नंबर 4, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या किया जाता है? व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। तो 24 में विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? ए नंबर है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। बी नंबर, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। सी नंबर, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। डी नंबर, शिक्षण अन्वेषण है। तो 25 नंबर का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, शिक्षण अन्वेषण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। किन चीज़ों को दिया गया? विकल्प नंबर ए, भौतिक संसाधनों को। नंबर बी, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को। नंबर सी, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को। नंबर डी, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार, ये विकल्प सही हो जाएगा। तो 26 में विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? नंबर ए है, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। नंबर बी है, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन। नंबर सी, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक। नंबर डी, इनमें से सभी। तो इसमें विकल्प नंबर हो जाएगा ए, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 27 में जो है ए नंबर सही हो जाएगा। 28वां नंबर है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो विकल्प हैं 4। ए है, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। नंबर बी, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। नंबर सी, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। नंबर डी, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। तो 28 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। नंबर ए, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। नंबर बी, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। नंबर सी, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। नंबर डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य हो जाएगा उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है इसका पुष्टि पोषण प्रदान करना।
तो 29 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य जो है वो है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, 4 विकल्प दिए हैं। ए है वीडियो अनुकरण, बी है प्रदर्शन, सी है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव और डी है इनमें से सभी। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न से किससे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो है वो सबसे बेहतर माना जाता है। तो 30 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो आज आपका जो है ये रीट का पहला पेपर जो 2011 का आया था उसके विषय में उसके जो क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन, सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के वो क्वेश्चन का आज हमने रिवीजन किया। इसी तरीके से हम इसके सभी खंडों का रिवीजन करेंगे। लगातार हमारी वीडियो अपलोड होती रहेंगी जिनसे आपको जो परीक्षा आपकी होने वाली है रीट की उसके लिए सहायता मिलेगी। परीक्षा की दृष्टि से जो पिछले पेपर हैं उनका रिवीजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पेपरों से काफ़ी क्वेश्चन आपकी आगामी जो परीक्षा आ रही है उसमें पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। पिछली परीक्षाओं में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए इसका रिवीजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें जिससे अधिक से अधिक लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी ये क्लास जो हमारी रिवीजन क्लास थी वो कैसी लगी, और अपने कमेंट्स आप दे सकते हैं कि हमें और क्या सुधार करना है और किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए अगली, इसके बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद।